हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छा होंगे। चलिए ठीक है। देखिए, आज टाइम मिल गया है वीडियो बनाने का, तो आज मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग परेशान मत होना, ठीक है ना। वीडियो आप लोगों को मिलेगी और मैंने जैसा वादा किया था आप लोगों को कि ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे आपको पूरी वीडियो मिलेगी। और फिर उसके तो एक चीज़ मैंने अभी सोचा है कि इस बार अभी जो है हम लोग थ्योरी चल रहे हैं, ठीक है ना। साथ में न्यूमेरिकल बताते रहेंगे, लेकिन उतने न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही थ्योरी का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल का एनालिसिस करेंगे और उस चैप्टर्स में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको जो है हम आपको करवाते रहेंगे। और साथ में अब टेस्ट का भी प्रोसेस होगा। तो टेस्ट के लिए जैसा मैंने कहा था, बहुत जल्द अब बस 8-10 दिन बचे हैं स्कूल बंद होने का। तो जैसे ही स्कूल बंद हो जाएंगे, समझ लीजिए कि आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू चलने लगेगा, ठीक है ना। तो आज मैं अगला चैप्टर लेके आया हूँ, ठीक है ना। वैद्युत धारिता तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम उसके आगे का चैप्टर यानी कि वैद्युत चालन वाला चैप्टर जो है पूरा आज कवर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। और अब जो है बहुत जल्द जो है संभवतः मैं 1 या 2 दिन में, ठीक है ना, टेस्ट का प्रोसेस करने वाला हूँ। तो उस टेस्ट में आप लोगों को जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। तो उनका आपको करना है बहुत जल्द सारी चीज़ों के साथ। और जैसे ही छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो हमारे मैथ वाले स्टूडेंट जो भी हैं वो लोग भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो और फिजिक्स को तैयार करते रहो। मैथ की वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है ना। तो मैथ के भी सारे हम चैप्टर्स एनालिसिस करने वाले हैं। तो इन छुट्टियों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा मैथ और फिजिक्स का, ठीक है ना, ये गारंटी है। फिर लगातार आप लोग जो है कंटिन्यू जो है छुट्टियों में हम आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा देंगे। और 1 जुलाई से आपका केवल और केवल प्रिपरेशन शुरू होगा बस, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त और दमदार है, ठीक है ना। तो याद रखना, तो आप लोग मन से पढ़िए अच्छे से, ठीक। तो चलिए देखते हैं, ठीक, आज के वीडियो में क्या है। तो अब हम इस कैमरे को छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, और हम लोग अपने प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो चैप्टर क्या दिख रहा है? चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक कंडक्शन, जिसका अर्थ होता है वैद्युत चालन, ठीक। तो आज हम वैद्युत चालन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत चालन होता क्या है, ठीक। तो इसको इधर कर लेते हैं। वैसे मुझे देखना ज़रूरी नहीं आपको, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या है वैद्युत चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ठीक। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता क्या है इसका हम बाद में जिक्र करेंगे। और सबसे पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा से आप लोग बहुत पहले से ही परिचित हो, ठीक। तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है धारा क्या होती है। तो आप सीधे से इसका भाई बताओगे, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका फार्मूला जो होता है आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T, ठीक। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता है। तो अगर आपसे इसकी डेफिनीशन पूछ ली जाए तो आप आराम से इसकी डेफिनीशन बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसका मात्रक की अगर बात किया जाए तो मात्रक इसका क्या होता है भैया, एम्पियर होता है, ठीक है ना। और अन्य मात्रक की बात किया जाए तो सूत्र के अकॉर्डिंग इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा, Q/T, ठीक है ना। और नेक्स्ट है ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है भाई, आपको अगले चैप्टर्स में भी बताया गया था। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, तो उसके प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से जो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और ये धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में होकर गुजरते हैं। ये आपको पता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, करंट के विपरीत यानी धारा के विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है ना। अब अगर चलो सब तो जान ही गए हैं, ठीक है ना, चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक। तो अगला आपका है 1 एम्पियर की परिभाषा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताओ, ठीक है ना। अब देखना 1 एम्पियर की परिभाषा यहाँ तो मैं बता ही रहा हूँ, इसकी परिभाषा सबसे ज़्यादा मस्ट जो होती है कहाँ पर है भैया, तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषा जो होती है वो आपको मिलेगा, ज़्यादा मोटी हो गई और इसको पतला कर देते हैं, अब ठीक है, ठीक। तो इसकी जो परिभाषा पूछती जाती है वहाँ पर जब आप अगले चुंबक चैप्टर पढ़ोगे तो चुंबक वाले चैप्टर्स में आपको 1 एम्पियर की परिभाषा लिखने के लिए पूछेगा, ठीक है ना। चलो तो कलर चेंज हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। हाँ अब सही, ठीक। चलो तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा है, क्या है, किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने से उत्पन्न धारा 1 एम्पियर होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो स्टार बना के मैंने कुछ नोटेड चीज़ें बनाई हैं, तो ये ध्यान रखना, यदि प्रवाहित आवेश धनात्मक होता है तो धारा की दिशा आवेश की दिशा में ही होगी, ठीक। और यदि प्रवाहित आवेश ऋणात्मक होता है तो धारा की दिशा आवेश की दिशा के क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। यानी धारा की दिशा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये याद रखना, ठीक है ना। अगर आपका आवेश जो है धनात्मक है तो इसमें जो धारा की दिशा होगी आवेश की दिशा में ही होगी, और अगर आपका आवेश ऋणात्मक होगा तो धारा की दिशा जो होगी वो आवेश के क्या होगी, विपरीत दिशा में हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है धारा की डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी, मोस्ट आईएमपी है, ठीक है ना। करंट डेंसिटी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को ज़रूर याद रखो, ठीक है ना। ये आपकी बहुत काम आने वाली टॉपिक है, तो इसको याद रखिए, ठीक। तो क्या होती है, ठीक। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, तो क्या है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व, और इसे हम किसे प्रेजेंट करते हैं, जे से प्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो जिसका फार्मूला हो गया जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए। अब इसकी कुछ नोटेड चीज़ें हैं वो ध्यान रखना। तो आपकी जो करंट डेंसिटी है ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा जो होती है उस बिंदु पर धारा की दिशा में होती है, ठीक है ना। जिस बिंदु पे धारा प्रवाहित होती है उसमें उसी बिंदु पर धारा की दिशा में होती है, ठीक। नेक्स्ट इसका मात्रक की बात किया जाए तो इसका मात्रक क्या हो गया भैया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो विमा तो आपको भाई पता है, एम्पियर मीटर, मीटर का एल स्क्वायर, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो एल स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए होता है, ठीक। आई होप आपको करंट डेंसिटी भी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है, जैसा कि हमने आपको बताया था वैद्युत चालन, है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, देखो आ गया है। तो वैद्युत चालन क्या होती है, तो भैया इसका क्या है, जो आवेशित कण होते हैं, आवेशित कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालन, ठीक है ना। अब वैद्युत चालन की क्रिया जो होती है, ये जो आवेशित कण होते हैं ये आवेश वाहक कहलाते हैं, ठीक। जैसे द्रव हो गए, अम्ल, द्रव में जैसे अम्ल हो गया, क्षार हो गए, ठीक है ना। और जैसे अम्लीय जल होते हैं या लवण के जलीय विलयन होते हैं, तो इसमें जो वैद्युत चालन होती है वो धन आयनों से ऋण आयनों और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया जो होती है वैद्युत अपघट्य कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैद्युत अपघट्य कहलाती है, ठीक। और साधारणतः अगर आपको पता हो तो साधारण दाब पर ये जो होती हैं सभी गैस, जो जितने भी गैस होते हैं ये वैद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन अगर इनका दाब कम हो जाता है तो ये उच्च विभवांतर लगाने पर गैसों में भी वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों द्वारा धन आवेशों धन आयनों के द्वारा होता है, ठीक। और यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वैद्युत विसर्जन कहलाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो ठोस होते हैं, ठोस में जैसे धातु हो गए और पारा हो गया, तो इसमें वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठीक। तो आई होप आपको वैद्युत चालन के बारे में पता चल गया कि वैद्युत चालन कैसे किन में होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको सभी में बता दिया, गैसों में बता दिया, ठीक है ना,
और ठोसों में भी बता दिया और द्रवों में भी बता दिया। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम कहते हैं श्रांति काल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो श्रांति काल क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो श्रांति काल क्या होती है ये जान लो। ठीक है ना, दो क्रमागत टक्करों के बीच। अब देखो ध्यान से, जैसे ये मान लो कोई जो है चालक होता है। ठीक, ये हो गया चालक। अब इस चालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये हो गए इलेक्ट्रॉन, ये। ठीक, ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो जब इन पे क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चलने लगते हैं। ठीक है ना, तो इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो क्रमागत टक्कर होते हैं, ठीक है ना, दो क्रमागत टक्करों के बीच समय अंतराल को ही श्रांति काल कहते हैं। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और टकराने का जो टाइम होता है, जिस टाइम में ये टकराते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। और श्रांति काल जो होती है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब याद रखना इसका मान लगभग 10⁻⁴। ये थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लो, ये जो है 10⁻⁴ नहीं, यहाँ होगा 10⁻14 सेकेंड होता है। इसका जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है, 10⁻14 सेकेंड का होता है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट छप गया है। तो इसका जो मान होता है लगभग कितना होता है, 10⁻14 सेकेंड होता है। ठीक, अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है टकराते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच में कुछ टाइम होता है। ठीक है ना, तो ये देखो क्या लिखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को उस का माध्य मुक्त पथ कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका मान कितना होता है, तो याद रख लो, इसका मान होता है 10⁻⁻⁹ मीटर का होता है। तो MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो श्रांति काल का लगभग मान कितना होता है, 10⁻⁻14। और इसका जो अगर गमन पथ या माध्य मुक्त पथ की बात किया जाए, तो माध्य मुक्त पथ कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर का होता है। ठीक, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। इसकी परिभाषा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जब किसी चालक के सिरों के बीच v वोल्ट का विभवांतर या विभव आरोपित किया जाता है, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गतिमान हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित किया जाता है, Vt से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो जो चालक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अगर हम देखें तो देखो ये ऐसे होगी, ये हो गया चालक। ठीक, अब इसमें क्या हो गया, ये होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जब इसके सिरे पे v वोल्ट का बैटरी लगाते हैं, तो जैसे ही इस पर बैटरी लगाते हैं, तो इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना, क्या प्रवाहित होने लगी, धारा। तो धारा प्रवाहित होने से जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, गतिशील हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है, यही औसत वेग इनका क्या कहलाता है, अनुगमन वेग। ठीक है ना, तो अनुगमन वेग का मान बहुत कम होता है, ये याद रखना। ठीक है ना, और इसका मान जो होता है लगभग मेरे ख्याल से नहीं, लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का होता है, ये याद रखना। ठीक है ना, तो ये अनुगमन वेग की वैल्यूज होती है। तो अनुगमन वेग का मान जो होता है, ये कितना होता है, लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड से इनका वेग होता है। ठीक, फिर इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है गतिशीलता, जिसे हम मोबिलिटी कहते हैं। तो गतिशीलता क्या होती है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग ही क्या कहलाता है, गतिशीलता। ठीक है ना, जिसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका फार्मूला होगा μ=Vd/E। याद रखना, जो आपकी गतिशीलता होती है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा, मीटर² वोल्ट होता है। ठीक, और इसकी विमा जो होती है m-1 T2A होता है। ठीक, तो ये होती है इसकी विमाएँ। ठीक, तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है ना, तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक, तो आपको पता है बहुत पुराना है। ठीक है ना, तो अगर इसको हम कहें तो वैद्युत विभवांतर तथा धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, तो ये होती है वैद्युत प्रतिरोध। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से।
अब इसकी दूसरा डेफिनेशन अगर समझना चाहो तो मैं बोल रहा हूँ, लिख लो, ठीक है ना। अब जैसे ये मान लो कोई पात्र होता है, ठीक है ना, ये पात्र हो गया। अब इसमें क्या भरा जाता है, इसमें भरा होता है वैद्युत अपघट्य। क्या होता है, वैद्युत अपघट्य, ठीक। और इसमें क्या होती है, धातु की छड़ें होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, जिससे क्या होती है, जो इसका जो धन आवेश होता है वो एक क्षण पर और ऋण आवेश जो होता है दूसरे क्षण पे चला जाता है, ठीक। तो ये जो आपकी वैद्युत अपघट्य होती है, तो ये वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध आता है उसे ये क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। तो दूसरी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो मैं बोल रहा हूँ, लिख लो कि वैद्युत अपघट्य द्वारा या वैद्युत अपघट्य द्वारा उसके मार्ग में आए अवरोध को ही क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। इसे आज से प्रदर्शित किया जाता है और R इक्वल टू क्या हो गया, V/I। इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, ओम से। और इसका जो डिनोटेड रूप होता है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। और इसकी विमा क्या होती है, M/L²T-3 A-2 होता है, ठीक। अब यहाँ भी आपसे 1 ओम की परिभाषा पूछ ले, तो 1 ओम की अगर परिभाषा पूछ ले तो क्या होगी, तो किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने पर यदि चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध जो होता है 1 ओम होता है, ठीक है ना। तो ये हो गई 1 ओम की परिभाषा, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका चालक को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो चालक को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक। चलो अब सही कलर है, ठीक। तो चालक को प्रभावित करने वाले कारक, तो वैद्युत प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, mL/NE²A। अभी ये फार्मूला कैसे आया हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चालक की जो लंबाई होती है ना, देखो प्रतिरोध जो होता है R प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, किसके हो गया, लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक। तो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी अगर हम चालक की लंबाई को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी R प्रोपोर्शनल जो होगा 1/A होगा, यानी क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी, और क्षेत्रफल कम होगा तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि N के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R प्रोपोर्शनल जो हो गया 1/N के भी होता है, ठीक है ना। तो ये हैं जो आपकी चालक होती है उस चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, इनसे हमारा प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है ना। चौथा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, ठीक है ना। तो R व्युत्क्रमानुपाती यानी क्या हो गया, 1/τ, ठीक। तो टाउ के जो है क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब याद रखना, ये नोटेड पॉइंट करके मैंने लिख रखा है कि ताप बढ़ाने पर जो चालक का शांतिकाल होता है वो घट जाता है, और जब शांतिकाल का मान घटेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये नोटेड पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बस थोड़ा सा मैंने इसको मेंशन कर दिया है कि क्या होता है। तो ताप बढ़ाने पर चालक का शांतिकाल घट जाता है, जिसके फलस्वरूप R का मान बढ़ जाता है। तो अगर मान लो यह जो चालक है 0 डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस, तो इसके प्रतिरोध को हम R0 और RT से प्रेजेंट करें तो इसका जो फार्मूला होगा अज्ञात प्रतिरोध मतलब ताप पे, तो RT = R0 × 1 + αT, जहाँ अल्फा जो होता है वो क्या होता है, ताप गुणांक होता है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इस पे आधारित कुछ अगर आपसे पूछे तो हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आ गई है क्या, वैद्युत चालकता, ठीक है ना। तो वैद्युत चालकता क्या होती है, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, G से। और G बराबर इसका फार्मूला क्या होगा, 1/R। अब R यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, तो इसे हम मोह या शाइमन कहते हैं, ठीक है। इसका विमेय सूत्र क्या होता है, तो ओम प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मतलब विमा को व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो, तो इसका मिल जाएगा, क्या होगा, m-1 L⁻², T⁻3 A⁻2 होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका है वैद्युत प्रतिरोधकता, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, ρ से।
तो रो इक्वल टू क्या हो गया, ई अपान जे। अब ई अपान जे, जैसे ई की वैल्यूज़ हम लोग जानते हैं और जे की वैल्यूज़ जानते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके रिलेशन निकालें तो क्या निकल के आएगा, रो इक्वल टू आर ए अपान एल, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ये नोटेड पॉइंट इसको जरूर याद रखना है, इसके मात्रक पूछता है बहुत, ठीक है ना। इसकी विमा क्या होती है, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -2 होती है, ठीक। इसके बाद अगली डेफिनीशन है, अभी मैं आपको डेफिनीशन बता रहा हूँ, ठीक है ना, और इसके बाद फिर जो इसके डेरिवेशन है उन डेरिवेशन को हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट चालकता, ठीक। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो भैया विशिष्ट चालकता जो होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, और सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, 1/रो। अब जैसे रो की वैल्यूज़ अभी आपने देखा ई अपान जे होता है, तो और सिग्मा इक्वल टू अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जे अपान यहाँ से जे, यानी धारा घनत्व की रिलेशन पूछ लेते हैं, धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध, तो जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ही, ये 2 नंबर में रिलेशन पूछ लिया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो है उल्टा कर दो, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी विमा क्या हो जाएगी, m-1 l की पावर -3 t की पावर 3 a की पावर 2, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक अब आ गया है आपका अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो अब आपके भाई शुरू हो गए क्या, डेरिवेशन, ठीक। तो मैंने पहला ले लिया है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए क्या होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या हो गया, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, और इसी में हम साथ में एक डेरिवेशन और करेंगे जिसका नाम होगा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक चालक बना लेते हैं, जैसा कि आपको फिगर में मैंने बना रखा है, ठीक है ना। तो ये चालक हो गया और इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, n मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ये जैसे ये यहाँ पे मैंने बना रखे हैं, ठीक, ये है। तो माना एक चालक क्षण जिसकी लंबाई l है, तो इस चालक क्षण की जो लंबाई है वो क्या हो गई, l हो गई, ठीक। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है, ये जो हमारा है इसका क्षेत्रफल a हो गया, ठीक। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या क्या है, n है, और इनको जब V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो जब इस पे V वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं तो इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। तो इनका अनुगमन वेग जो होता है वो क्या होता है, Vd, और ये इस तरह से चलने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये एरो बना देंगे, ठीक। तो सभी में आप क्या बना दोगे, एरो, ये इस तरह से ये एरो बना देना, ठीक, कि हाँ ये चलने की दिशा है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, I इक्वल टू क्यू अपान टी, और इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, टी समय में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी यानी कि आपने यल मान रखा, तो एल इक्वल टू क्या हो गया, भाई वेग क्या हो गया, औसत वेग, तो वी और समय कितना लगा, टी। अब तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, n है, ये आपने यहाँ पे लिख रखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, ठीक। तो n हो गया, और कितने क्षेत्रफल, तो जितना इसका एरिया होगा उसी एरिया में तो रहेंगे, और जितनी इसकी लेंथ होगी उसी लंबाई में वितरित रहेंगे, ठीक है ना। तो इसकी संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई, NaL, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे L की वैल्यूज़ रख दें, क्योंकि L की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे निकाल रखा ना, तो L इक्वल टू क्या हो गया, Vd इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, N इक्वल टू NaVd इंटू टी। अब इस N का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कहाँ पर है, ये देखो, ये है समीकरण 1, और यहाँ पे आपको पता है कि Q की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, Q इक्वल टू होती है Ne। तो यहाँ पे N जो है Q के प्लेस पे N की वैल्यूज़ रख देंगे, तो Q की वैल्यू जब रखेंगे तो I इक्वल टू क्या होगा, NeAVdT और इंटू E अपान टी, तो ये T से आपका ये T हो जाएगा कैंसिल, तो I इक्वल टू कितना हो गया, NeAVd। तो यही आपका क्या होगा, रिलेशन होगा जो मैंने अभी बताया था। तो ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध है।
ठीक है ना, धारा और अनुगमन वेग में रिलेशन है, अनुगमन वेग। ठीक, अब नेक्स्ट हम जैसा कि ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ा हुआ था, तो हेडिंग पढ़ा हुआ था, तो उस पर चलते हैं। तो अगला देखो, अब आपको मैंने बताया ही है कि भाई जे इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, आई अपान ए। तो जे इक्वल टू क्या हो गया, आई अपान ए। अब यहाँ पर आप जो आपका ये इक्वेशन है, इक्वेशन इसको सेकंड मान रखे हैं, ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन सेकंड है, ये यहाँ पे मान रखे हैं, तो ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आई की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब हम यहाँ आई का मान रखेंगे समीकरण 2 से, तो जे बराबर क्या होगा, एन ई वी डी। तो ये यही आपका अनुगमन वेग और धारा में, धारा घनत्व में संबंध हो जाएगा। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब भाई है अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की उत्पत्ति, यानी हम अनुगमन वेग की सहायता से ओम का नियम कैसे प्रूव करेंगे। तो एक मैंने आपको शॉर्ट में मेथड ले आया, ठीक है ना। तो शॉर्ट मेथड से कैसे होता है, तो भाई सीधे से जैसा अभी आपने रिलेशन निकाला था, तो अनुगमन वेग का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वी डी इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपान एम, और ई इक्वल टू आपको पता है, ई इक्वल टू क्या होता है, वी अपान एल, विभव प्रणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो रिलेशन होता है वहीं से तो निकलता है ना, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रणता कहते हैं। तो एक रिलेशन निकाला गया था ना, तो वी इक्वल टू क्या होता है, ई अपान एल। तो ई के प्लेस पे जब इसकी वैल्यूज रख देंगे तो वी डी इक्वल टू होगा ई वी टाउ अपान एम एल। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी। अभी अभी इसका डेरिवेशन किया गया, तो वी डी के प्लेस पे वी डी की वैल्यूज रख देंगे, और वी डी की वैल्यूज रखने के बाद इसको जब पक्षांतर करेंगे तो वी आई इक्वल टू किसके बराबर हो, वी अपान आई इक्वल टू किसके बराबर होता है, आर। और यही तो ओम का नियम होता है। ठीक, चलिए हम इसको जो है लॉ मेथड से सीखते हैं कैसे करना है। तो ये देखिए, तो वैसे मेन वो होता है, बट इसको हम वैकल्पिक विधि में ले रहे हैं। तो आप यहाँ से, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फिगर ड्रा कर देना, ठीक है ना। तो फिगर कैसे ड्रा करना है, चलो हम यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गई, ठीक, ये चालक हो गया ये, और इस चालक की जो लंबाई है वो क्या हो गई, एल हो गई। ठीक, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है ए, और इस पर क्या करते हैं, वी वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं। ठीक, ये हो गया वी वोल्ट की बैटरी, ये प्लस और ये माइनस हो गया। ठीक, इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गए। ठीक, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, एन है। ये इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशाएं। ठीक, इस तरह से आप फिगर ड्रा कर देना। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो निकालना है। तो क्या लिखा है, जब किसी चालक तार के सिरों पर वी वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें धारा आई बहने लगती है। तो आई इक्वल टू क्या होगा, एन ई ए वी डी, और इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक, तो जैसा कि इसमें माने हुए हैं। ठीक, ये हो गया। अब कौन क्या चीज़ है, तो जिसके बारे में आपको पता है, बट मैंने मेंशन कर दिया है। जहाँ ए को क्या कहते हैं, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वी डी क्या होती है, अनुगमन वेग है, ए इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एन प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो अगला है, यदि तार की लंबाई एल माना गया है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, ई इक्वल टू वी अपान एल, जो अभी हमने आपको बताया था। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, जिसे हम एफ इक्वल टू क्या रखते हैं, क्यू ई, और ई की वैल्यू जब रखोगे तो एफ इक्वल टू ई वी अपान एल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या होगा, a इक्वल टू एफ अपान एम। एफ की वैल्यूज रखेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा ई वी अपान एम एल, और इसको मान लेना समीकरण 2। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें हम जो चित्र में है, तो अगर हमने मान लिया कि किसी क्षण जो है इलेक्ट्रॉन का वेग है a1 टाउ 1, ठीक है ना, तो भाई ये होता ना v इक्वल टू यू प्लस 80 समीकरण से, है ना। तो भाई प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगी। ठीक, तो क्या होगा, v हमारा अंतिम वेग किसके बराबर होगा, ए टी के बराबर होगा। तो टी क्या होती, समय होती, तो यहाँ शांति काल से प्रेजेंट करेंगे तो ए क्या है, त्वरण। ठीक, तो ए टाउ है, तो इस चालक का वेग जो होगा वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पूर्व वेग के से बढ़कर u1 प्लस ए टाउ हो जाता है। ये देखो, हाँ, जहाँ u क्या होती है इलेक्ट्रॉन का, उसमें वेग होता है। तो यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, vd। तो यहाँ पे निकालेंगे तो vd इक्वल टू क्या होगा, u1 प्लस ए टाउ 1, u2 प्लस ए टाउ 2,
डॉट डॉट भाई कितने हैं, n है तो n से डिवाइड करोगे। अब प्रारंभिक वेग जैसा मैंने आपको बताया था, प्रारंभिक वेग भाई 0 रहेगा तो u का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a टाउ 1, तो यहाँ से vd और उसमें एक रिलेशन बन गया है vd इक्वल टू क्या, a टाउ, ये देखो ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज़ हमें क्या करना है, समीकरण 2 में पुट कर देना है। तो समीकरण 2 में a का मान रख दो, तो vd इक्वल टू क्या होगा, EV अपॉन ml इंटू टाउ। ठीक, अब हम vd की वैल्यूज रख देंगे, तो vd इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, i इक्वल टू क्या होता है, NEA इंटू vd हो गया। तो यहाँ से हम vd की वैल्यूज निकालेंगे तो vd इक्वल टू क्या होगा, i अपॉन NEA, तो वही रख दिया अभी NEA, और ये आपका vd इसके बाद तो EV इक्वल टू ml इंटू टाउ हो गया, ठीक है ना। तो i इक्वल टू क्या हो गया, NEA ये, और यहाँ से हम क्या करेंगे, v को इधर पक्षांतर कर देंगे, उदाहरण को इधर, तो r इक्वल टू क्या होगा, ml अपॉन NE स्क्वायर a टाउ, और ये आपका क्या होता है, एज ए कांस्टेंट जो कि r होता है, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रखोगे तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू v अपॉन आई, ठीक है ना। तो ये हो जाती है आपकी सेकेंड मेथड, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा ऊष्मीय प्रतिरोध और अनओमी प्रतिरोध। अब ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है और अनओमी प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना। तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम ओमी प्रतिरोध या परिपथ कहते हैं। वैसे प्रतिरोध नहीं, क्या होना चाहिए, परिपथ, ओमी परिपथ, ठीक है ना, क्या होगा, ओमी परिपथ कहते हैं, ठीक। और जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनओमी परिपथ कहते हैं, ठीक है ना, अनओमी परिपथ कहते हैं, ठीक। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होता है भैया ग्राफ बनाना, ठीक है ना। तो ग्राफ आप जरूर याद रखो, ठीक है ना। ग्राफ नहीं याद रखोगे तो फिर समझ लो इसको। तो चलिए हम इसको ग्राफ अलग से बना देते हैं, तो ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो पहले हम किसके लिए बनाएंगे, ओमी परिपथ के लिए, ठीक है ना, ओमी परिपथ, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी आप याद रख लो, ठीक है ना। तो ओमी परिपथ, तो देखो इसमें अब स्ट्रेट लाइन ही खींचते हैं, तो ये हो गई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, और ये हो गई हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन, ये देखिए, ठीक। तो ओमी परिपथ में जब ग्राफ बनाया जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी रेखा मिलती है, ठीक है ना। और ये जो आपकी होगी, ठीक, ये जो आपकी होगी ये किसको प्रेजेंट करेगी, ये विभव को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। और ये वाली लाइन जो है ये किसको प्रेजेंट कर रही है, धारा को प्रेजेंट कर रही है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ओमी परिपथ का जो डायग्राम होगा, जो आपका ग्राफ होगा, जिसे हम VI ग्राफ कहते हैं, तो एक सरल रेखा होती है, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल में याद रख लो, जैसे तांबे का तार हो गया, ठीक है ना, तांबे का तार हो गया, टंगस्टन का तार हो गया, पारा है, ये सभी क्या होते हैं, ओमी परिपथ के उदाहरण होते हैं, ठीक। और नेक्स्ट आपका कौन सा होगा, अनओमी परिपथ। तो अनओमी परिपथ में कैसा ग्राफ होता है, ये देख लो, अनओमी परिपथ। तो चलिए देखते हैं अनओमी परिपथ क्या होता है, ठीक। तो इसमें अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो कैसा बनेगा, देखो ये हो गया और ये हो गया, ठीक। अब इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो इसमें कैसा बनेगा, तो इसमें क्या होता है, एक वक्राकार, है ना, ऐसे या ऐसे, हाँ ये बन गया, ठीक। तो कहने का मतलब इसमें जो ग्राफ होता है एक वक्र के रूप में जो है प्राप्त होता है, सरल रेखा में नहीं प्राप्त होता, ठीक। तो इस तरह से इसका बना लेंगे। अब इसमें ये आपका V को प्रेजेंट कर रहा है और ये आपकी I यानी कि धारा को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो ये होता है अनओमी परिपथ का ग्राफ। तो ग्राफ जरूर याद रखो, और इसके अगर उदाहरण याद रखना चाहो तो एग्जाम्पल याद रखना, जैसे टार्च का बल्ब हो गया, ठीक है ना, डायोड बल्ब है, ट्रांजिस्टर है, थर्मिस्टर है, और निर्वात की जो नलिकाएं होती हैं, ये सभी किसकी डेफिनेशन होती हैं, मतलब किसके उदाहरण हैं, अनओमी परिपथ के, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। कक्षा 10 में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है ना, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पहला कंडीशंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है, ठीक। तो ये हो गई। तो इसमें क्या होते हैं, एक प्रतिरोध ये रहेगा R1, R2 और R3, इनके सिरों पर विभवांतर कितना है, V1, V2 और V3। तो वही स्टेटमेंट में भी आपको लिखना है, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं।
इनमें समान धारा I प्रवाहित होती है यदि इनके सिरों के विभवांतर V1 V2 V3 तथा V3 हैं। तो अब V3 है तो फिर क्या हो जाएगा, तो इनकी हम लोग निकाल लेते हैं विभवांतर। तो V1 इक्वल टू क्या होगा, ओम के नियम से V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, ठीक है ना। अब आपको टोटल विभव चाहिए तो V बराबर क्या होगा, V1 V2 V3 सबको क्या कर देना, प्लस कर देना है, ठीक है ना। तो सबको जोड़ देंगे और इसके बाद आपको क्या करना, V1 V2 V3 के मान दो। तो V1 V2 V3 के मान रखेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा IR1 IR2 IR3 और V इक्वल टू क्या होगा IR। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो I कॉमन ले लेंगे, I कॉमन करने के बाद आपका सूत्र जो बनेगा वो क्या होगा, R इक्वल टू R1 R2 R3। तो इस सूत्र को याद रखो, यहाँ पे निगमन का कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब सूत्र के लिए हमने आपको बता दिया, बाकी इसको है ना अच्छे से वो कर लो। नेक्स्ट होता है क्या, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोध वही R1 R2 समांतर क्रम में जोड़े हैं, इनके विभव जो होगी वो समान होगी क्योंकि समांतर क्रम में क्या होती है, धाराएं बदलती हैं, ठीक। तो इसका देखो ये कॉम्बिनेशन बनाया गया, ठीक। तो इनमें धाराएं निकालोगे तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपान, ठीक है ना, V अपान क्या होगा R1, I2 इक्वल टू V अपान R2 और I3 इक्वल टू V अपान R3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनका हम टोटल धारा जब निकालेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 I2 I3। तो I इक्वल टू क्या होगा V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब इनके मान रख देंगे तो इसका जो डेरिवेशन होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान R1 1 अपान, है ना, 1 अपान R इक्वल टू ये, ठीक। तो कक्षा 10 में पढ़ चुके हो तो इसको ज़्यादा इस तरह ना। नेक्स्ट जो सबसे आगे आ जाओ, तो अब समझ लो कि 10th के हैं वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, ठीक। तो किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने पर ऊर्जा के क्षय होने की दर उस चालक की क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। तो ऊर्जा का क्षय जो होता है वो तार का ताप बढ़ जाता है और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, और जो ऊर्जा होती है ऊष्मा के रूप में स्थानांतरित होने लगता है। जैसे बिजली का बल्ब होता है ना, तो जब इसमें ऊर्जा, तो ये बल्ब क्या होती है, ऊष्मा देती है, प्रेस हो गया, हीटर हो गया, ये सब वैद्युत ऊर्जा के उदाहरण हैं, ठीक। अब इसके सूत्र कैसे निकलते हैं, तो मान लो तार में I एम्पियर की धारा T समय तक प्रवाहित होती है, तो तार से गुजरने वाला आवेश तो Q बराबर क्या होता है IT। अब बैटरी द्वारा आवेश Q को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो वर्क होता है तो वो होता है W इक्वल टू QV, और Q की वैल्यूज रखोगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा VIT, ठीक है ना। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, अगर मान लो अब इसके छोटे छोटे रिलेशन आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, ये सब न्यूमेरिकल में लगेंगे उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। यदि तार का प्रतिरोध R ओम हो तो ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है IR। अब V के प्लेस पे जब सूत्र मतलब V की वैल्यू रखोगे तो W इक्वल टू क्या सूत्र बन जाएगा I स्क्वायर R, ठीक है। अब अगर हम जो है यहाँ पे मान लो हमारे पास I नहीं है तो I की वैल्यूज, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान R। तो अगर इसके प्लेस पे रखेंगे तो फिर एक सूत्र बन जाएगा W इक्वल टू क्या होगा V स्क्वायर T अपान R हो जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि आपको पता है 1 कैलोरी ऊष्मा जो होती है 4.2 जूल की होती है, तो T सेकेंड में तार में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ऊष्मा की वैल्यूज H बराबर क्या होता है W अपान 4.2, और W की वैल्यू रखिए तो VIT अपान 4.2 कैलोरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब फार्मूले यूज होने वाले याद रखो, ठीक है ना। वैद्युत शक्ति, तो किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, P से। P इक्वल टू क्या होगा W अपान T होता है। अभी अभी W की वैल्यूज आपने निकाला था VIT, तो अगर इसके प्लेस पे रखोगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा VI। अब V की वैल्यूज क्या होती है IR, तो V के प्लेस पे IR रखे हो तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा I स्क्वायर R हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी का रिलेशन देख लो, ये हो गए, ठीक है ना। तो एक हॉर्स पावर आपको पता है 746 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट जो है 10 की घात 6 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 10 की घात 3 वाट के बराबर होता है। और अगर यूनिटों की संख्या पूछा जाए तो आपको पता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन भागे 1000। और आपको पता है 1 किलोवाट घंटा में क्या रिलेशन होता है, 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या रिलेशन होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना, मतलब इसको आप काट दिया गया, तो थोड़ा सा जानकारी के लिए मैंने दे दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध, ठीक है ना।
तो कार्बन प्रतिरोध कुछ इस तरह से बना होता है, इसमें कुछ कलर होते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एक कलर ये है, एक कलर ये है, एक कलर ये है और एक कलर ये हो गया, ठीक है ना। और इन्हें हम किससे ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला जो होता है R = AB × 10⁻⁶ ± d% होता है, ठीक। अब इसके लिए जो होती है ABC, तो ये कलर होते हैं, तो कलरों को याद करने का एक टेबल मैंने बना रखा है, ये है, ठीक है ना। तो टेबल है, ठीक। तो क्या होती है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर और नन, यानी कोई रंग है। अब इनके जो कोड हैं, जैसे ए और बी से प्रेजेंट कर दिए यहाँ, तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज दिया गया। अब यही इसके क्या कहलाते हैं, गुणांक। और इसके बाद गोल्डन का जो सहनशीलता, देखो सहनशीलता जो होगी वो कितनी होगी, ±5%, इसका 10, इसका 20, ठीक है। तो इन्हीं कलरों से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ याद कर लेते हैं, ठीक। तो इसके कुछ मैंने एग्जाम्पल भी ले रखे हैं। तो जैसे ये देखो, यहाँ पे ये लिखे हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित के प्रतिरोध लिखे हैं। तो इस तरह से आपको लिखे रहेंगे, वाइट, ग्रे, रेड और सिल्वर, ठीक। तो अब आपको मैंने क्या बताया, R = AB × 10⁻⁶ ± d%, ठीक। तो ए पहला कलर होता है, यानी ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी। अब वाइट, तो वाइट का जो कलर होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे ये देखिए वाइट का हो गया 9, ठीक। तो इसका हम लिखेंगे 9, ये देखिए, है ना। ग्रे, तो ग्रे कितने पे है, 8 पे इसका कोड, है ना। तो अभी आप टेबल देख सकते हो, उसके बाद टेबल को आप याद रख लो, ठीक है ना। तो जब टेबल को याद रख लोगे तो आपको आसानी होगी करने में, ठीक। तो ये मैंने आंसर भी लिख दिया, 98 × 10⁻²। अब ध्यान रखना, यहाँ ये जो 2 है, ये 2 आपका पावर में रहेगा, ठीक है ना। यानी इसको अगर हम लिखेंगे, है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे 98 × 10⁻² ±10%, ये ऐसे लिखना है, ठीक है ना। ये पावर है, अब पावर मेंशन करने में गड़बड़ हो गया, ठीक है, या ये 10⁻7 बना, ठीक। इस तरह से इसका मान निकाल लेते हैं। तो पहले पूछा जाता था, बट अब कट गया है तो अब नहीं पूछा जाएगा, बट आपकी जानकारी के लिए मैंने इसको इसमें डाल दिया है, ठीक है ना। तो ये है, अगर आपको मान लो ये कोड याद करना है, तो ये कोड याद करने के लिए आप लोग एक जो है रिलेशन है उसको याद रखो, बी रॉय, ठीक, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, ठीक। ये याद रखना, ये फार्मूले से आप आसानी से जो है इसके सारे वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक। अब देखो, बी से हो जाएगा ब्राउन ब्लैक, फिर ये बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू और वी से वायलेट और जी से ग्रे और डब्लू से क्या हो जाएगा, वाइट। और ये आपका साइलेंट हो जाएगा, गोल्डन सिल्वर नेकलेस से नॉन बन जाएगा, ठीक है ना। और अब इसका जो ये लाइन लिख दोगे तो इसकी वैल्यू 0 लिख देना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6 और ये 7, ये आपका 8 और ये हो गया 9। इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हो, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस रखे हैं, मतलब ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस के बारे में आपको जरूर आना चाहिए। जैसे वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या होता है, इसको, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और विमा, ठीक है ना। समीकरण E = ρ×J में रो का मात्रक आपसे पूछ सकता है, ठीक। और ठीक है ना, ये है सिद्ध कीजिए J = σ जहाँ, है ना, क्या होते हैं सबके बारे में मेंशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक। तो ये हो गए, ये हमने लास्ट में कुछ मेंशन कर दिया, ठीक। तो ये हो गए। तो बस आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक।
तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो नए बच्चे हैं वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, ताकि आपको छुट्टियों में नोटिफिकेशन तुरंत मिले और बहुत स्पीड में हम लोग लाइव क्लास से जो है हल करने वाले छुट्टियों में, ठीक है ना। लाइव हम आपको सारा चीज़ बताएंगे, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।